नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं ओम इंजीनियर्स, विशाल सिनेमा के सामने, निकट हाइडेल चौराहा सिधारी आजमगढ़, विश्व प्रसिद्ध डाइकिन एसी का एक्सक्लूसिव शोरूम, आकर्षक ऑफर के साथ सभी प्रकार के एसी उपलब्ध। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। सोने, चांदी और डायमंड की ज्वेलरी का विशाल संग्रह और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। शिक्षक एकता जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद, हर चोर जुल्म के टक्कर में, हर चोर जुल्म के टक्कर में मर्जा वापस लो, विद्यालय मर्जा वापस लो, विद्यालय मर्जा वापस लो। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कम छात्र संख्या वाले परिषदीय विद्यालयों को बंद करने के आदेश के विरोध में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ की जनपद इकाई ने बीएसए कार्यालय में धरना दिया। भारी संख्या में धरने में शिक्षकों के साथ शिक्षिकाएं भी शामिल हुई। धरने के दौरान उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत हर बच्चे को 1 किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक विद्यालय की सुविधा मिलनी चाहिए। कम छात्र संख्या के आधार पर स्कूल बंद करना छात्रों के अधिकारों का उल्लंघन है। शिक्षक संघ की मुख्य मांग है कि परिषदीय विद्यालयों के आसपास चल रहे बिना मान्यता वाले अवैध स्कूलों को बंद किया जाए। उनका कहना है कि इससे सरकारी स्कूलों में छात्र संख्या बढ़ेगी। नियम के अनुसार परिषदीय विद्यालय के क्षेत्र में कोई प्राइवेट स्कूल नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार का यह फैसला शिक्षा नीति के विरुद्ध है। शिक्षा नीति के तहत प्राथमिक स्कूल के लिए 300 और उच्च प्राथमिक के लिए 800 की आबादी का मानक निर्धारित है। 300 की आबादी पर एक प्राथमिक विद्यालय होना आवश्यक है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार नए स्कूल नहीं खोल रही है और न ही अध्यापकों की नियुक्ति कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पेयरिंग के नाम पर शिक्षकों और अभिभावकों के साथ छलावा किया जा रहा है। संगठन की मांगे न मानने पर प्रदेश व्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है। जल्द ही सरकार ने एक आदेश निकाला है कि जिस गांव सभा में या जिस विद्यालय में 50 से कम बच्चे हैं उस विद्यालय को तोड़ दिया जाए और जहां बगल के विद्यालय हों या कहीं और दूसरे विद्यालय में उनको 1 मिनट बाबू उनको सम्मिलित कर लिया जाए। सरकार की ये नीति, एक बार सरकार ने यह निर्णय लिया कि गांव के ग्रामीण अंचल के दबे कुचले जो शिक्षा दिलाने में अपने बच्चों के लिए सख्त हैं उनके लिए सरकार उनके द्वार पे जाके विद्यालय खोल के शिक्षा दे रही है। दूसरी तरफ अब ये निर्णय लिया जा रहा है कि नहीं, विद्यालय बंद कर दिए जाएंगे। ये दो अर्थी जो है सरकार की नीति जनता और शिक्षक सबके समाज में आप पत्रकार को भी यह समझ में बात नहीं आएगी कि एक तरफ जब सरकार स्कूल खोली, दूसरी तरफ सरकार जो कह रही नहीं अब ये स्कूल नहीं चलेंगे। जहां आपने 300 की आबादी पर एक विद्यालय खोलने का निर्णय लिया तो स्वाभाविक वहाँ 40-50 बच्चे रहेंगे 300 की आबादी पे। आपने एक अध्यापक के रूप में वहाँ निर्णय लिया, 2 शिक्षा मित्र के रूप में पद सृजित किए गए, अब तो अध्यापक पद भी गया। हम शिक्षक के लिए 10 साल से सरकार न पदोन्नत की, न 5 साल से आज शिक्षक आस लगाए बैठे हैं नवयुवक कि हमको नियुक्ति दी जाए, लेकिन वो नियुक्ति की आस लगाए बैठे अनेक शिक्षक बिहार सरकार में चले गए। बिहार सरकार ने उनको नियुक्ति दे दिया, लेकिन यह उत्तर प्रदेश की सरकार तब भी जू नहीं रहेगा कि आखिर हम उत्तर प्रदेश में क्या कर रहे हैं। एक तरफ नई शिक्षा नीति का उद्घाटन हो रहा है, दूसरे तरफ आप ये समझिए कि निजीकरण शिक्षा का बढ़ावा दिया जा रहा है। आप सारे लोग जनपद स्तर के पत्रकार हैं, जानते हैं, घूमते हैं, देखते हैं, तो उन गरीब बच्चों का क्या होगा। और आज हमारे जो हजारों हजार शिक्षक
की योग्यता लेके बैठे हैं उनकी नियुक्ति बाधित है। और 10 साल से जो पदोन्नत नहीं हो रही है उसके लिए दोषी शिक्षक नहीं है, उसके लिए दोषी जो है ये समाज नहीं है, विद्यालय तोड़ने के लिए दोषी ये अभिभावक नहीं है, उसके लिए आप हो सरकार के नियामक। मैं आप सबके माध्यम से सरकार को यह चेताना चाहता हूँ आज इस धरना को देकर कि ऐसा निर्णय सरकार न ले जो मानवीय दृष्टिकोण से जनता के लिए अच्छा न हो, क्योंकि ये गरीब बच्चों के विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं हमारे यहाँ वो हैं, अब वो शिक्षा से वंचित हो जाएंगे तो आप कौन सा ढिढेरा पीटेंगे और कौन सी शिक्षा नई नीति का अभियान चलाएंगे। मैं आप सबके माध्यम से यह बात प्रदेश सरकार के यहाँ तक भेजना चाहता हूँ कि वह इस जो निर्णय दिया है विद्यालय तोड़ने का जल्द वापस लें और हमारे शिक्षकों की नियुक्ति करें, उस विद्यालय को और सुयोग्य बनावें और स्मार्ट बनावें ताकि बच्चे वहाँ जाके अच्छी शिक्षा लें। मंत्री जितेंद्र कुमार राय ने स्पष्ट कहा कि वे किसी भी स्थिति में विद्यालयों का विलय नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि स्कूलों के विलय से छोटे बच्चों और बच्चियों को दूर जाना पड़ेगा, इससे उनकी शिक्षा प्रभावित होगी और स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या बढ़ सकती है। इस दौरान संघ ने कई अन्य मांगे भी रखीं। इनमें छात्र संख्या के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति, शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति और फर्जी विद्यालयों पर रोक शामिल है। साथ ही छात्र और जन्म प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को सरल करने की मांग की गई। शिक्षक संघ का कहना है कि कुछ स्कूलों में कम छात्र संख्या के लिए प्रशासनिक और सामाजिक कारण जिम्मेदार हैं। स्कूल बंद होने से दूर दराज के क्षेत्रों के बच्चे शिक्षा से वंचित हो सकते हैं। इससे स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या बढ़ सकती है। ज्ञापन सौंपने के दौरान शिक्षक संघ के दीनानाथ सिंह, डॉक्टर राजेश सिंह, अवध राज सिंह, हरेंद्र यादव, प्रमोद लाल श्रीवास्तव, ब्रजेश सिंह, प्रियंका श्रीवास्तव, वंदना सिंह, अनामिका सिंह, सतीश सिंह, मुकेश कुमार, नंदपाल सिंह, संजीव कुमार श्रीवास्तव समेत तमाम शिक्षक मौजूद थे। हम लोगों की मांगे हैं जो विद्यालय मर्जर कर रहे हैं, कुछ हम लोग ये चाह रहे हैं कि विद्यालय मर्जर न करें और मर्जर कर देने से मर्जर हो जाने से हमारे अध्यापक की व्यवस्था इधर उधर हो जाएगी और हमारे जो विद्यार्थी हैं, जो बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले हैं, वो और भी विद्यालय में जाने में उनके लिए दिक्कत हो रही है। इसलिए यही हम लोग मांग है कि मर्जर को हम लोग ख़त्म करें। मांगे नहीं मानते हैं अगर मांगे नहीं मानती है तो हम लोग इसके लिए लखनऊ भी धरना देंगे, यहाँ से लेकर लखनऊ तक चलेंगे, वहाँ भी धरना दिया जाएगा। किसी भी कीमत पर सरकार से हम लोग अपनी मांगे पूरी करवा कर ही रहेंगे। अरे मर्ज होने पर कम कम मान 80% हमारे जो अध्यापक जो हो जाएंगे। हाँ, और जो सरप्लस हेडमास्टरों का जो कर रहे हैं इसमें तो समझे 90% जो है वो खत्म हो जाएंगे, इसलिए और समस्या हम लोगों की बढ़ेगी। हाँ, वो निजी शिक्षा सोच रही है कि लोगों को हटा करके निजी शिक्षा को देने के चक्कर। भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ के जिला अध्यक्ष ध्रुव सिंह अपने ही पार्टी की सरकार में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के भ्रष्टाचार से इस कदर परेशान हो चुके हैं कि उन्होंने इनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जनपद की स्वास्थ्य सेवाओं पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार और डिप्टी सीएमओ डॉक्टर अरविंद चौधरी के खिलाफ जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपा है। पत्र में दोनों अधिकारियों पर फर्जी नियुक्तियों, अस्पतालों से अवैध वसूली और भ्रष्टाचार में संलिप्तता के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। भाजपा जिलाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि डिप्टी सीएमओ डॉक्टर अरविंद चौधरी को लेवल 3 के डॉक्टर होने के बावजूद निजी अस्पतालों का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया, जबकि जनपद में लेवल 4 के डॉक्टर मौजूद हैं। आरोप है कि डॉक्टर चौधरी ने निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम, पैथोलॉजी और क्लिनिक को पहले सीज करवाया, फिर उनसे 20,000 से 50,000 रुपए प्रतिमाह की वसूली की। इसके समर्थन में वसूली से संबंधित बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी जिलाधिकारी को सौंपी गई है। ध्रुव कुमार सिंह ने दावा किया कि डॉक्टर अशोक कुमार और डॉक्टर अरविंद चौधरी ने मिलकर 100 से अधिक आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की नियुक्ति में प्रति कर्मचारी 2.5 से 3 लाख रुपए की वसूली की। इसके अलावा
पुलिस भर्ती में मेडिकल रिपोर्ट के नाम पर लाखों रुपए की उगाही का भी आरोप लगाया गया है। शिकायती पत्र में न्यू आयुष नर्सिंग होम लालगंज का मामला विशेष रूप से उठाया गया। आरोप है कि सीएमओ के आदेश पर इस नर्सिंग होम को सीज किया गया, लेकिन बाद में डॉक्टर अरविंद चौधरी ने संचालक अभिषेक कुमार सरोज से 70,000 रुपए की रिश्वत लेकर इसे फिर से संचालित करने की अनुमति दी। इतना ही नहीं, अभिषेक कुमार सरोज के पास कोई मेडिकल डिग्री न होने के बावजूद उन्हें फर्जी तरीके से डॉक्टर बनाकर अस्पताल का रजिस्ट्रेशन कराया गया। इस रिश्वत की बातचीत की रिकॉर्डिंग भी साक्ष्य के तौर पर सौंपी गई है। भाजपा जिलाध्यक्ष ने डॉक्टर अरविंद चौधरी पर 18 साल से आजमगढ़ में तैनात रहने का आरोप लगाया। जिलाधिकारी के निर्देश पर मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना के नेतृत्व में डीडीओ संजय कुमार सिंह और मुख्य कोषाधिकारी अनुराग श्रीवास्तव की 3 सदस्यीय टीम को जांच सौंपी गई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर ही आरोपों की सत्यता स्पष्ट हो पाएगी। शुक्रवार को भाजपा जिला अध्यक्ष ध्रुव सिंह ने डीडीओ कार्यालय पहुंचकर डीडीओ के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए जिला अध्यक्ष ने कहा कि मामला संज्ञान में आया कि सरकार प्राइवेट अस्पताल की जब जांच कराती है तो अस्पताल की जांच होती है, एक दिन ताला बंद किया जाता है और नियम विरुद्ध दूसरे दिन ताला खोल दिया जाता है, जिसमें सीएमओ और डिप्टी सीएमओ मिलकर धन उगाही का काम करते हैं। इसी तरह से बिना शासनादेश के कुछ आउटसोर्सिंग से भर्ती हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, जिसमें जीरो टॉलरेंस में काम होता है। चाहे नेता हो या अधिकारी, जो भ्रष्टाचार में लिप्त होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार की शिकायत जिला अधिकारी से की गई। डीएम ने जांच कमेटी का गठन किया है। जांच चल रही है, जो अभी तक तथ्य आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। कुछ मामला संज्ञान में आया है कि जो हमारे प्राइवेट अस्पताल हैं, सरकार हमारी जांच जब कराती है तो ये अस्पताल की जांच होती है और नियम के विरुद्ध एक ताला लेकर अस्पताल में जड़ दिया जाता है, फिर दूसरे दिन अस्पताल को खोल दिया जाता है। और इसमें जो है यहाँ के सीएमओ एसएमओ मिल करके जो है और उसके धनउगाही काम करते हैं। ये सब तथ्य, तमाम प्रकार का तथ्य सामने आया है। कुछ भर्तियाँ हुई आउटसोर्सिंग से, बिना शासनादेश के दीवार कंपनी भर्ती कर ली गई है। ये विशेष सूत्रों से पता लगा। इसके बारे में जो हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी सरकार है, इस सरकार में जीरो टॉलरेंस काम होगा। कोई भी हो, चाहे नेता हो चाहे अधिकारी हो, जो भ्रष्टाचार में लिप्त होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। इस प्रकार के तथ्य आया है, डीएम साहब का दिया गया है। जांच कमेटी है डीडीओ और सीटीओ के नेतृत्व में, जांच कर रही है। कुछ तथ्य उसमें अभी मिला है और कुछ तथ्य अभी जो शेष बाकी है ला करके दिया जाएगा। फिर आगे जैसी जांच रिपोर्ट होगी उससे आपको बताया जाएगा। आज आपने बयान में दर्ज कराया है, बताया है पूरा क्या मामला? हम मामले को बताए हैं जांच अधिकारी को, ये मामला है। बाकी आगे कुछ साक्ष्य है, साक्ष्य को प्रस्तुत किया जाएगा, फिर आगे वो जांच बढ़ेगी प्रक्रिया। स्वास्थ्य महकमा तो पूरा ही भ्रष्टाचार में लिप्त है, 2 ही अधिकारी नहीं? नहीं, अब ये हम कैसे कर सकते हैं, कोई भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन जहाँ अगर भ्रष्टाचार है तो उसकी लड़ाई लड़ा जाएगा। बाकी हमारी योगी जी की सरकार है, इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन कुछ हैं अधिकारी जो मनमाने प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उनकी योगी जी दवाई भी कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई भी कर रहे हैं और इनके ऊपर भी योगी जी की सरकार कार्रवाई करेगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। सरकार के अधिकारी के ही खिलाफ आप जिलाध्यक्ष होकर इस तरह का कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपको मिला होगा, इनपुट मिला होगा, तभी आप। वो अधिकारी हैं, अगर कुछ हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पे चल रही है, उसका कुछ ऐसा रवैया है तो हम जिलाध्यक्ष हैं, उस रवैये को रोकना हमारा भी कर्तव्य है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देशों के बाद जनपद में मुहर्रम जुलूसों और सावन माह को लेकर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। 27 जून से 6 जुलाई तक चलने वाले मुहर्रम के आयोजनों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जनपद पुलिस ने कमर कस ली है। पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि किसी नई परंपरा को अनुमति न दी जाए। शहर में सुरक्षा चाक चौबंद रखने के लिए जुलूस मार्गों पर कड़ी निगरानी होगी। पुलिस की विशेष टीमें भी तैनात की जाएंगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि ताजियों के लिए न कटेगा पेड़, न हटेगा बिजली का तार। बताया कि सोशल मीडिया पर विशेष नजर रखी जा रही है। कोई भी भड़काऊ पोस्ट या अफवाह फैलाने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
ताजियादारों को जुलूस में अलम और ताजिए की ऊंचाई 10 फीट से ज्यादा न रखने की हिदायत दी गई है। साथ ही डीजे को लेकर भी विस्तृत निर्देश दिए गए हैं। किसी भी डीजे में 4 से अधिक स्पीकर नहीं लगाए जाएंगे। जहां पूर्व में विवाद हुए हैं, वहां विशेष सुरक्षा व्यवस्था होगी। उन्होंने कहा कि असामाजिक और सांप्रदायिक तत्वों की सूची अपडेट कर आवश्यकतानुसार निरोधात्मक कार्रवाई की जाए। उन्होंने बताया कि पीस कमेटी की बैठक में सभी को स्पष्ट रूप से समस्त निर्देश बता दिए गए हैं। स्थानीय नागरिकों, धर्मगुरुओं और शांति समिति सदस्यों के साथ बैठक कर सामाजिक समरसता को मजबूत करने की अपील की गई है। जानकारी कि आज 27 जून से जो मुहर्रम का जो त्यौहार है वो शुरू होगा और इसमें विशेष तौर से जो ताजिए रखे जाते हैं और उसके बाद में फिर इनके जुलूस होता है और उनका फिर दफन करने के लिए इनको करबला ले जाया जाता है। तो यहाँ पे सभी थानों में पीस कमेटी की जो बैठक है हो गई है। इसके अलावा जो सेंट्रल पीस कमेटी की बैठक मेरे द्वारा और जिलाधिकारी महोदय के द्वारा की जानी है वो भी हम लोगों ने कर लिया है और सभी संबंधित अधिकारियों को, थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी और सभी मजिस्ट्रेट्स को भी जो भी आवश्यक कार्रवाई है उसके निर्देश दे दिए गए हैं। इसके अलावा जहां पे पूर्व में विवाद रहे हैं उन सभी विवादों को अवगत करा दिया गया है और इसमें विशेष तौर से जो ताजिया रखने का जो स्थान है वो विवादित नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो जुलूस का मार्ग है वहाँ पे यदि कोई इस तरह की चीज़ें हैं कि विद्युत के तार हैं या कोई पेड़ की टहनी है या किसी का मकान है या फिर कोई बाउंड्री है, तो इन सब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो भी त्यौहार है या जुलूस निकलेगा वो जो वर्तमान परिस्थिति है उनके अनुसार इसमें बताया गया सभी को कि इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ना तो विद्युत के तार हटाए जाएंगे, ना ही पे कहीं बाउंड्री या कोई इस तरह की चीज़ें होंगी तोड़ी जाएंगी, ना ही कोई पेड़ कटेगा। ये सभी को स्पष्ट शब्दों में बता दिया गया है। और दूसरी चीज़ जो ताजिया है उसकी ऊंचाई को भी लेकर भी एक दिशा निर्देश सभी को बता दिया गया है कि वो 10 फीट के आसपास उसकी हाइट होनी चाहिए, जिससे कि जुलूस के दौरान किसी प्रकार के आने जाने में कोई कठिनाई ना हो। इसी के साथ जो डीजे को लेकर भी विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं और इन सभी लोगों को, जितने भी जो डीजे संचालक हैं उन सबको एक नोटिस देने के लिए बताया गया, जिसमें कि उनको जो निर्धारित जो डेसिबल है उसी पे वो म्यूजिक लगाएंगे और उसमें जो भी संगीत बजाया जाएगा वो त्यौहार से संबंधित होगा, वो धार्मिक संगीत होगा, उसमें कोई फिल्मी गाने या भड़काऊ गाने नहीं चलेंगे। दूसरा, उसमें जो स्पीकर्स वगैरह रखने के लिए जो बताया गया है कि उसकी भी संख्या वो निर्धारित की गई कि वो 4 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, जिससे कि लोगों को असुविधा ना हो। और उसकी वजह से कई बार होता है कि ज़्यादा स्पीकर रखने की वजह से जो पिकअप है या फिर अन्य जो वाहनों में रखे जाते हैं तो उससे उसकी हाइट बढ़ जाती है। और अभी चूँकि आप सभी को पता है कि ये भी मानसून का समय है और इस दौरान विद्युत के तारों में तो करंट रहता ही रहता है। कई बार ये होता है कि बरसात के दौरान जो आसपास की जो चीज़ें हैं उनमें भी करंट रह सकता है और जो जुलूस वगैरह निकलेंगे तो वो भी बरसात के टाइम पे हो सकते हैं। तो इसमें विशेष तौर से सावधानी रखने के लिए बताया गया है कि कोई भी इस तरह का काम ना करे जिससे कि हाइट ऊंची हो, और चाहे वो डीजे वाली गाड़ी हो या फिर जो ताजिए की अलम वगैरह हैं या अन्य कोई इस तरह की चीज़ें हों जो कि विद्युत के तारों के संपर्क में आए और उसकी वजह से जनहानि हो। और जितने भी जो ताजिया रखने वाले लोग हैं और जो ताजिया कमेटी है उन सबको भी उनके भी विस्तृत उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं, उनको भी नोटिस दिया गया है और उनको वहाँ पे वॉलेंटियर्स बनाने के लिए और बाकी सब चीज़ों के लिए भी बताया गया। तो इस तरीके से थाना लेवल पे भी और जो लोग त्यौहार में सम्मिलित होने वाले वो लोग, डीजे के संचालक, इन सबको जो त्यौहार की जो भी शासन के निर्देश है उनकी प्राथमिकता है उनके बारे में अवगत करा दिया गया है और बाकी जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो की जा रही है और सभी लोगों को बताया गया कि शांतिपूर्ण तरीके से अपने त्यौहार को करेंगे। इसी बीच में अन्य भी त्यौहार है, जैसे आज जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है 2 थानों में, तो उसमें भी यही चीज़ें कराई जा रही है और बाकी आने वाले टाइम में कावड़ की भी यात्रा की भी यहाँ पे लोग जाते हैं और अन्य जो राज्यों में भी यहाँ से लोग जत्थे लेके जाते हैं, तो उन सबको भी यही दिशा निर्देश दिए गए और आगामी त्योहारों में इन सब चीज़ों को हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ जगह संवेदनशील है, उसको कैसे? देखिए, संवेदनशील जहाँ पे है, मैंने पहले ही बताया आपको कि जो
पूर्व में जो विवाद रहे हैं तो उनमें उन लोगों को पाबंद करने की कार्रवाई की जाएगी। और इस तरह के जो व्यक्ति हैं जो कि त्योहारों का फ़ायदा उठाकर और अनावश्यक रूप से जो जिले की जो कानून व्यवस्था है उनको प्रभावित करने के जो भी जो मानसिकता के लोग हैं उन सबको चिन्हित किया गया है और उनके खिलाफ में पाबंदी की कार्रवाई की जाएगी और ज़रूरत पड़ने पर यदि उनको जेल भी भेजा जाएगा अगर उनके द्वारा इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको बढ़ावा दिया जाएगा, चाहे वो सांप्रदायिक जो उन्माद है वो बढ़ाने की बात हो या कास्ट को लेकर किसी प्रकार का कोई आदमी अनावश्यक रूप से सोशल मीडिया पे या लोकल लोगों में गलत तरह की जो विचारधारा है उसको प्रचारित करेगा तो उन सब लोगों के विरुद्ध सख्त से सख्त इसमें कार्रवाई की जाएगी। पूर्व में भी इस जनपद में जितने भी लोगों ने सोशल मीडिया पे एक दूसरे संप्रदाय पे एक दूसरे व्यक्ति पर अनावश्यक रूप से धार्मिक या इस तरह की जो व्यक्तिगत टिप्पणी की है उन सब के खिलाफ हम लोगों ने मुकदमे पंजीकृत किए हैं, उनको जेल में भेजा गया है। ऐसे लोगों को पूर्व में पाबंद भी किया गया है तो उन लोगों को भी चिन्हित किया गया है कि उस तरह के जो लोग हैं यदि वो बाहर है तो कोई इस तरह की जो टिप्पणी ना करे जिससे कि एक जातिगत द्वेष या सांप्रदायिक जो द्वेष है उसकी भावना पैदा हो। ये सभी को स्पष्ट शब्दों में बता दिया गया है, हमारी टीम को बता दिया गया है और तमाम जो भी पीस कमेटी की मीटिंग हुई है और आपके माध्यम से भी सब लोगों को अवगत कराया गया है कि भाई कहीं पे भी कोई व्यक्ति अगर अपनी जो निजी स्वार्थ के उस चक्कर में अगर कोई कानून व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई। हरिहरपुर संगीत महाविद्यालय आजमगढ़ के संघटक भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय द्वारा 20 मई से 27 जून तक आयोजित संगीत अभिरुचि कार्यशाला हरिऔध कला केंद्र में संचालित की गई। शुक्रवार को कार्यशाला का समापन समारोह पूर्वक किया गया। इस कार्यशाला में छात्रों ने शास्त्रीय संगीत, लोकगीत, गिटार, तबला, कथक नृत्य, लोक नृत्य, ढोलक एवं हारमोनियम का प्रशिक्षण प्राप्त किया। कार्यशाला के भव्य समापन समारोह का उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुनील कुमार सिंह, पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़, अनुराग कुमार श्रीवास्तव, मुख्य कोषाधिकारी आजमगढ़, नवीन कुमार सिंह, सचिव जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद, डॉक्टर सीमा भारद्वाज, नोडल अधिकारी हरिहरपुर संगीत महाविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से मां सरस्वती की प्रतिमा के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया गया। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष लालगंज सूरज प्रकाश श्रीवास्तव कार्यक्रम में उपस्थित रहे। हरिहरपुर संगीत महाविद्यालय में अभिरुचि कार्यशाला में प्रशिक्षण प्राप्त छात्रों द्वारा गणेश वंदना स्वागत गीत गाकर मुख्य अतिथि का स्वागत किया गया। तत्पश्चात शास्त्रीय गायन डॉक्टर गरुण मिश्रा के निर्देशन में राग यमन में छोटा ख्याल एवं तराना की प्रस्तुति की गई। सूरज मिश्रा के निर्देशन में तबला वादन में समूह 3 ताल में उठान कायदा टुकड़ा की प्रस्तुति हुई। कथक नृत्य की प्रस्तुति अंशिका कटारिया के निर्देशन में छात्रों द्वारा कृष्ण वंदना 3 ताल में 16 मात्रा में थाट, सलामी, तिहाइयां, टुकड़े, कविता, गतनिकास एवं जुगलबंदी प्रस्तुत किया गया, जिसमें तबले पर मोहन मिश्रा ने संगत किया। तत्पश्चात अर्पित मिश्रा के निर्देशन में छात्रों द्वारा भजन, कजरी एवं चैती की मनमोहक प्रस्तुति दी गई। इसी क्रम में मोहन मिश्रा द्वारा ढोलक की मनमोहक प्रस्तुति प्रशिक्षण प्राप्त छात्रों द्वारा दी गई। अंतिम प्रस्तुति में तुषार राणा के निर्देशन में छात्राओं द्वारा राजस्थानी एवं ब्रज लोक नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति की।
समस्त पाप खंडनम स्वभक्तिरक्ति जनम सदैव। चढ़ जाए इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, खूब लगा लो पहले रस्ते रब बोले, यही इश्क की मर्जी है, यही रब की मर्जी है। कार्यक्रम का समापन कार्यशाला के विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र देकर किया गया। नोडल अधिकारी हरिहरपुर संगीत महाविद्यालय डॉक्टर सीमा भारद्वाज ने बताया कि कार्यशाला में 250 बच्चों ने कुल 8 विधाओं में प्रशिक्षण प्राप्त किया। जनपद में संगीत का भविष्य उज्जवल नजर आने लगा है। ऐसा है कि भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय का एक संगठक है हरिहरपुर संगीत महाविद्यालय, जो हरिऔध कला भवन में आयोजित करते हैं। हम लोग सारी कक्षाएं भी करते हैं, वर्कशॉप भी करते हैं। इसी में ग्रीष्मकालीन में मतलब हम समर का एक अभिरुचि कार्यक्रम करते हैं, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम हम बच्चों को वाद्यों से और संगीत की अन्य जो शैलियाँ हैं उनसे उनको परिचय कराएं। उसी में इस बार सर बड़े हर्ष की बात है कि कम से कम 250 बच्चों ने यहाँ पर कार्यशाला में भाग लिया और हमने 8 तरह की विधाओं में बच्चों को यहाँ शिक्षण दिया। कुछ शिक्षक हमने लखनऊ से भी हमारे विद्यालय से हमारे भी आए हैं और उन्होंने बहुत ही सुंदर यहाँ प्रस्तुतियाँ करी हैं। हमारे आज के मुख्य अतिथि भी यहाँ पे DIG महोदय थे और उसके बाद हमारे CTO साहब हैं, सचिव हमारे हरिऔध कला केंद्र के हैं, साथ में भाजपा के जिला अध्यक्ष भी हैं। सभी ने हम लोग को बहुत सहयोग भी दिया और यहाँ आकर हम लोग को बहुत हम इनसे अभिभूत है कि गायन में शास्त्रीय गायन, सुगम संगीत, लोक गीत, नृत्य में कथक नृत्य, लोक नृत्य, वादन में तबला, ढोलक, हारमोनियम, गिटार और इस प्रकार कम से कम 7-8 हम लोगों ने विधाओं में काम किया है और शिक्षकों ने भी अपना काम बहुत बेहतरीन किया। ये संगीत अभिरुचि कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर हरिऔध कला भवन में किया गया। तो विगत 1 माह से हमारे आजमगढ़ के सुदूर क्षेत्र से भी आकर के संगीत, गायन, वादन, नृत्य के बच्चे जो हैं यहाँ प्रशिक्षण ले रहे थे, जो कि यहाँ पे हरिहरपुर महाविद्यालय और जो यहाँ पे संगीत का घराना है, इन सभी लोगों के सौजन्य से कराया जा रहा था। बाहर से भी यहाँ पे प्रशिक्षण कराने के लिए आए हुए थे लोग, जो गुरुजी लोग हैं, और उन लोगों ने शानदार प्रशिक्षण कराया।
आज समापन समारोह में हर तरह का हम लोगों को देखने को मिला कि शानदार तरीके से उन लोगों ने यहाँ परफॉर्मेंस दिया। बच्चों ने जो 1 महीने में सीखा था उन्हें हम लोगों के सामने प्रदर्शित किया और आज का कार्यक्रम देख के लगा कि कुछ अलग तरीके का कार्यक्रम यहाँ आजमगढ़ के सरजमीन पर कराया गया है। बच्चों को अलग तरीके की विधाओं को प्रशिक्षित किया गया है। आगे चलकर यही बच्चे प्रदेश और देश के मंचों पर ये परफॉर्म करके आजमगढ़ का नाम रोशन करेंगे। मेरी शुभकामनाएं। भारत विकास परिषद के संस्थापक डॉक्टर सूरज प्रकाश की जयंती के अवसर पर शाखा आजमगढ़ के तत्वाधान में दिनांक शुक्रवार सुबह राजघाट पर करीब 58,000 की लागत से नवनिर्मित आश्रय टिन शेड का लोकार्पण प्रांतीय अध्यक्ष अजीत मेहरोत्रा द्वारा किया गया। तत्पश्चात आम जनता को समर्पित कर दिया गया। इस कार्यक्रम के व्यवस्थापक अजमतपुर कोडर के प्रधान सुनील मौर्य रहे। सर्वप्रथम मां भारती, स्वामी विवेकानंद एवं डॉक्टर सूरज प्रकाश के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित किया गया। वंदे मातरम के गायन से सभा का शुभारंभ हुआ। संचालक बद्री प्रसाद गुप्त के द्वारा सबका स्वागत किया गया। अध्यक्ष सीताराम पांडे, सचिव डॉक्टर देवेश दुबे, आरपी राय एवं अशोक अग्रवाल द्वारा प्रांतीय अध्यक्ष अजीत मल्होत्रा का अंगवस्त्रम देकर सम्मान किया गया। प्रांतीय अध्यक्ष अजीत मेहरोत्रा ने कहा, डॉक्टर सूरज प्रकाश जी आजीवन समाज की सेवा करते रहे। आज हम उनको शत-शत नमन करते हैं। उनके बताए हुए रास्तों पर चलने का संगठन सदैव प्रयास करेगा। भारत विकास परिषद निरंतर सामाजिक कार्य करता रहता है। रमाकांत वर्मा ने धन्यवाद ज्ञापित किया एवं राष्ट्रगान के साथ सभा का समापन हुआ। सभा में पद्माकर प्रसाद गुप्त, विरजा शंकर राय, आरजे विश्वकर्मा, आनंद प्रकाश श्रीवास्तव, डॉक्टर नेहा दुबे, छाया अग्रवाल, सविता बरनवाल, पुष्पा बरनवाल, वेदांती वर्मा, सुशील कुमार श्रीवास्तव, अजय नारायण पाठक, गोविंद दुबे, प्रकाश राय, सुरेंद्र उपाध्याय, मनीष अग्रवाल, पवन अग्रवाल, प्रवीण कुमार सिंह, राम प्रसाद राय, भानु श्रीवास्तव, निरंकार प्रसाद श्रीवास्तव, दीपी तिवारी, कौशल कुमार राय उपस्थित रहे। ओम इंजीनियर्स, विशाल सिनेमा के सामने निकट हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। विश्व प्रसिद्ध डाइकिन एसी का एक्सक्लूसिव शोरूम। हमारे यहाँ 1 टन, 1.5 टन इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी, 1.5 टन 5 स्टार एसी, 1.5 टन 5 स्टार प्रीमियम एसी, 1.8 टन एसी, 1.8 टन 5 स्टार एसी, 2.2 टन एसी, 2.5 टन एसी, 2.60 टन एसी, टावर एसी, कैसेट एसी, BRB एसी और टेबल एसी उपलब्ध। बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। HDFC कार्ड से 1.5 टन 5 स्टार एसी पर 2,500 रुपए कैशबैक। PNB कार्ड से सभी एसी पर 2,500 रुपए कैशबैक। कोटक महिंद्रा बैंक कार्ड पर 2,500 रुपए कैशबैक की सुविधा। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100